जयचंद और विजयचंद को राजकुमारी के वापस आने का समाचार मिला। उन्हें पता चला कि पृथ्वीराज चौहान ने गढ़ी सिरसा पर अपना अधिकार जमा लिया है। तब उन्होंने इंद्रप्रस्थ पर हमला करने की बात की, जिसका राजकुमारी ने न केवल विरोध किया बल्कि उसने तो पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा भी की। उधर चकोरी के लिए जयचंद का संदेश मिला कि वो महाराज अनंगपाल तोमर को विष देकर समाप्त कर दे। मैंने ये भी देखा कि पृथ्वीराज चौहान ने किस तरह भवानी को उसकी पत्नी रूप कुंवर से मिला दिया। भवानी सिंह ने सुहाग रात में देखा रूप कुंवर का रूप। उधर चकोरी भी चंद्रवरदाई से मिली। महोबा नरेश जब वापस अपने राजमहल में पहुंचे तो राजमाता को देखकर चौंक गए। उन्होंने राजमाता को बताया कि किस तरह पृथ्वीराज चौहान ने राजकुमारी संयोगिता का स्वागत किया। अब गढ़ी सिरसा पर तोमरों के दत्तक पुत्र पृथ्वीराज चौहान का अधिकार है। मगर ये सब हुआ कैसे? मां साहब, हमारे सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान के एक सैनिक के आत्मसम्मान को ललकारा। उस सैनिक की पत्नी की आबरू लूटने की कोशिश की। क्या? तब तो तुम्हारे सैनिक दंड के पात्र हैं। तुमने उन्हें दंड दिया नहीं? मां साहब, मेरे कुछ करने से पहले ही पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंच गया और उसने हमारे सैनिकों को दंड दिया और गढ़ी सिरसा पे अपना अधिकार कर लिया। जब राजकुमारी वहां पहुंची तो उनका स्वागत मैंने नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने किया। नहीं, हमें विश्वास नहीं होता इस बात का। मां साहब, आपको यह विश्वास करना ही पड़ेगा क्योंकि यह सब सच है। मगर ऐसी स्थिति में तुम पीठ दिखाकर वापस कैसे चले आए? तुमने पृथ्वीराज का सामना करके उससे अपना खोया हुआ सम्मान वापस क्यों नहीं लिया? क्या तुम्हारी तलवार को जंग लग गया था? क्या तुम्हारी गैरत मर गई थी? क्या राजपूती आन बान तुम्हारी कायरता की भेंट चढ़ गई थी? नहीं मां साहब, यह सब इतना अचानक हुआ कि मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन मां साहब, मैंने प्रतिज्ञा की थी, यदि राजकुमारी के सम्मान पर आंच आई तो मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा। लेकिन मां साहब, वो अवसर भी आया नहीं। अब राजकुमारी कहाँ है? वो कन्नौज वापस चली गई। तुमसे मिले बिना? नहीं मां साहब, मेरे रास्ते में उनसे भेंट हो गई थी। मैंने उनसे महोबा आने के लिए आग्रह किया था, मगर परिस्थितियां ऐसी थी कि उन्हें वापस कन्नौज जाना पड़ा। मगर महाराज जयचंद जब अपनी बेटी से मिलेंगे तो ये सब सुनकर क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? मां साहब, मैंने राजकुमारी को वचन दिया है कि मैं गढ़ी सिरसा पृथ्वीराज चौहान से मुक्त करा लूंगा। मां साहब, मैंने राजकुमारी की बातों से अनुमान लगाया है कि वो मुझसे प्रभावित हैं। मां साहब, मैंने राजकुमारी की आंखों में अपने लिए प्रेम देखा है। पुत्र, तुम नहीं जानते कि राजकुमारी संयोगिता के साथ तुम्हारे विवाह का कितना महत्व है। अभी तो केवल कनौज वाले हमारे मित्र हैं। अगर राजकुमारी संयोगिता हमारी पुत्र वधू बनकर महोबा आ गई तो एक दिन कन्नौज भी हमारा होगा और महोबा उसकी राजधानी। पुत्र, यही हमारी राजनैतिक आवश्यकता है। मां साहब, राजकुमारी ने दोबारा हमसे मिलने का वचन दिया है। मगर अब राजकुमारी से दोबारा मिलने के लिए गढ़ी सिरसा को पृथ्वीराज के अधिकार से मुक्त कराना होगा। यह कलंक है तुम्हारी वीरता पर। पुत्र, हमने तुम्हें कितना समझाया था कि जब भी कहीं जाना हो तो अकेले मत जाना। चंदेल, कुलभूषण, आल्हा और वो दल को अपने साथ लेकर जाना। मां साहब, ये भूल तो हो गई है मुझसे। और इस भूल का जो परिणाम हुआ है, अगर वीर पुत्र आल्हा और उदल तुम्हारे साथ होते तो ठीक इसके विपरीत होता। गढ़ी सिरसा पर अधिकार करना तो दूर की बात थी, पृथ्वीराज चौहान का शव जाता वहां से, और इस सदमे से अजमेर का सोमेश्वर और सूरज कुंड का अनंगपाल तोमर दोनों ही मर जाते। और फिर यह बड़ा शुभ समाचार होता कनौज के लिए
और तुम्हारी जय जयकार होती। आप सच कह रही हैं मासा। मैं कल प्रातः ही महोबा के इन सपूतों को बुलवाता हूं और गढ़ी सिरसा पे विजय प्राप्त करने का बीड़ा उनके सामने रखता हूं। हुकुम अन्नदाता। महान वीर आला और उदल को सूचना दो, कल सूरज की पहली किरण के साथ हम दरबार में उनकी प्रतीक्षा करेंगे। जो आज्ञा। पुत्र, कभी कभी हमें तुम्हारी नीतियों पर बहुत दुख होता है, क्योंकि जो काम तुम्हें करना चाहिए वो हमें करना पड़ रहा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। वीर शिरोमणि दादा मलखान को सैनिक उदय भान का प्रणाम। प्रणाम। मैं मोहब्बा से आया हूँ महाराज परमाल का निमंत्रण लेकर चंदेल कुलभूषण महान वीर आला उद्दल के लिए। भाई आला और उदल, मगर वो तो यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है? वो हमारी बहन के घर गए हैं। मगर महाराज परमाल ने मुझे तुरंत उन्हें अपने साथ लाने का आदेश दिया है। अगर ऐसी बात है सैनिक, तो तुम्हें हमारी बहन के घर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अवश्य जाऊंगा, यदि आप मुझे उनका पता दे दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारी बहन फुलवा रानी बसंतपुर में रहती है। उनके पति यानी हमारे बहनोई राजा ठाकुर महेंद्र सिंह वहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। धन्यवाद, मैं चला जाऊंगा। प्रणाम स्वीकार करें। राजा परमाल को भाई आला उदल की क्या आवश्यकता पड़ गई? फुलवा रानी, फुलवा रानी, फुलवा रानी। बोलिए, क्या बात है? अरे पूछ रही हो क्या बात है? आधा दिन बीत गया है, सूरज सर पर चढ़ाया है, मगर वो तुम्हारे महान वीर भाई आला उदल अभी तक नहीं आए। नहीं आए तो आ जाएंगे ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें तुम्हारा संदेशा ही ना मिला हो? ये कैसे हो सकता है? मेरा संदेश उन्हें मिल चुका है और वो अवश्य आएंगे। फुलवा रानी, अब तो हमें संदेह होने लगा है उनके आने पर। आप तो बात बात पर संदेह करते हैं। अरे मेरा संदेह करना स्वाभाविक है। आजकल के लोग अपने सगे रिश्तों को नहीं मानते। तुम तो फिर उनकी मुंह बोली बहन हो। हाँ, मुंह बोली बहन हो उनकी। माना कि उनसे मेरा खून का रिश्ता नहीं है, मगर उन्होंने जो कुछ मेरे लिए किया है वो तो सगे भाइयों से भी बढ़कर है। तो फिर वो तुम्हारे बुलावे पर अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे कारण यहां नहीं आना चाहते हो? आपके कारण? हाँ, हमारा विवाह के समय जो मनमुटाव हुआ था उनसे, उस बात पर नाराज तो नहीं हमसे वो? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनकी नाराजगी तो कब की समाप्त हो चुकी है। मैं अपने भाइयों को अच्छी तरह जानती हूँ। उनका मन तो जल की तरह स्वच्छ है और वो मन में बैर नहीं पालते। क्या आप नहीं जानते कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं? हाँ, बात तो सच है तुम्हारी। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपने उन्हें इस तरह अचानक बुलाने के लिए क्यों कहा मुझसे, और इसका कोई कारण भी नहीं बताया आपने। फुलवा, सच तो यह है कि जब मैंने गांव वालों के सामने तुम्हारे भाइयों की वीरता की प्रशंसा की तो उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई। हंसी उड़ाई? किस बात पर? यही कि मैं तुम्हारे भाइयों की वीरता के बारे में बड़ा चढ़ाकर बातें करता हूँ। यानी कि जितना हम उनके बारे में बताते हैं उतने वीर नहीं है वो। क्या? हाँ, लेकिन मैं भी चुप नहीं रहा। मैंने कह दिया गांव वालों से कि वो जब चाहे जहां चाहे तुम्हारे महान और वीर भाइयों की परीक्षा ले सकते हैं। तब गांव वालों ने मुझे चुनौती दे दी। चुनौती? कैसी चुनौती? बोलवा, इन कपटी गांव वालों ने गांव की चौपाल पर एक लठ गाड़ दिया है
और वो कहते हैं अगर तुम्हारे भाई इतने वीर और शक्तिशाली हैं तो उस लठ को उखाड़ कर बताएं। अरे ये भी कोई चुनौती हुई? क्यों, तुम इसे चुनौती नहीं मानती? बिल्कुल नहीं मानती। अरे गांव वालों ने एक लठ काट दिया है और कह रहे हैं कि मेरे वीर भाई उस लठ को उखाड़ दें। ये तो उनके लिए मामूली सी बात है। हाँ, अगर कोई लोहे का स्तंभ होता तब शायद चुनौती होती। अब जो भी है, अगर तुम्हारे भाई नहीं आए तो गांव वाले तो ये समझेंगे कि अलाउद्दीन उनकी चुनौती से डरकर नहीं आए। उन्हें तो अवसर मिल जाएगा हमारी हंसी उड़ाने का, और उनकी हंसी उड़ाने का अर्थ होगा तुम्हारा अपमान, तुम्हारे भाइयों का अपमान। और मैं तो इस गांव में इसके बाद किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहूंगा। फुलवा, मुझे लगता है अब तुम्हारे भाई नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। बहनोई राज, ऐसा नहीं हो सकता। बहन बुलाए और भाई ना आए, ये तो संभव नहीं है। भैया, नहीं बहन, राजपूत बहनों को अपने पांव नहीं छूने देते। भैया आप मेरे साथ आइए। देखा ना आपने, मैंने आपसे कहा था कि मेरे भाई जरूर आएंगे। लो आ गए। हाँ, हमने बेकार में शक किया। हम लज्जित हैं इस बात पर। आपको लज्जित होने की जरूरत नहीं है। हमें आने में देर हुई, हम क्षमा चाहते हैं। अरे ये क्या कह रहे हैं आप आए, हम धन्य हुए। भैया आप अकेले आए हैं? और उदल भैया? उदल भी आता होगा, वो रास्ते में भवानी माँ के दर्शन करने के लिए रुक गया। बस किसी भी समय पहुंचता होगा। मगर बहन, हमें यहां इस तरह बुलाने का कारण? भैया कारण तो आप अपने बहनोई राज से ही पूछिए। वीर शिरोमणि आल्हा, सच पूछिए तो मैंने ही बुलाया है आपको। आपने बुलाया बहनोई राज और हम आ गए, लेकिन बुलाने का कोई कारण तो होगा। हाँ, कारण है। आपके और हमारे संबंधों को लेकर लोग बातें करने लगे थे। किस प्रकार की बातें? वही विवाह में फेरों के समय जो विवाद खड़ा हो गया था। लोग कहते हैं आप आज तक उस बात को लेकर हम दोनों से नाराज हैं। बहनोई राज, ये क्या कह रहे हैं आप? कोई भाई अपने बहन और बहनोई से भला नाराज रह सकता है? वो विवाद तो वही खत्म हो गया था और हमने अपने मन में कोई बात भी नहीं रखी। चलिए, हमारे यहां आने से लोगों का संदेह तो दूर हो जाएगा। हाँ, अवश्य दूर हो जाएगा संदेह। मगर आला, हमने आपकी अनुमति के बगैर एक बड़ी मूर्खता कर दी है। हम समझे नहीं। गांव वाले आपकी वीरता का प्रदर्शन देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गांव की चौपाल पर जमीन में एक लठ गाड़ दिया है, इस चुनौती के साथ कि आप उस लठ को उखाड़ दें। तो बहनोई राज, क्या आपको संदेह है कि हम वो लठ नहीं उखाड़ पाएंगे? हमने तो गांव वालों से यही कहा था कि अगर उनकी वीरता ही देखनी है तो किसी शक्तिशाली पहलवान को बुलवाओ। अरे हमारे आला उदल ने तो कितने ही सूरमाओं को धूल चटाई है, मगर वो इसी बात पर अड़ गए कि यही लठ उखाड़ना है उन्हें। और अब बात आपकी बहन और हमारी इज्जत पर आन पड़ी है। ये क्या कह रहे हैं आप? अपनी बहन और बहनोई की इज्जत के लिए हम पर्वत भी उखाड़ सकते हैं। तो फिर आपको हमारे साथ इस गांव की चौपाल तक चलना होगा। आप जब कहेंगे हम चलेंगे आपके साथ। भैया ये सब बाद में होगा, लंबी यात्रा से आए हो, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हाँ हाँ, आइए भैया। लो ठाकुर तेजा, लठ तैयार है। भाई वाह बनवारी, तुमने तो असंभव को संभव कर दिखाया। बबूल के पेड़ को काटकर ऐसा आकार दिया है कि कोई भी समझेगा कि सचमुच में एक लठ गड़ा हुआ है। तो क्या वीर शिरोमणि आला उदल इस लठ को उखाड़ने आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि इस लठ को उखाड़ने में उनके शरीर के सारे कस बल निकल जाएंगे, उनकी सुरमाई हवा में मिल जाएगी। बड़ा अहंकार है ना उन्हें अपने बाजुओं पर। विवाह के वक्त हम लोगों से जरा सी भूल क्या हुई के? अरे कैसे भूल जाऊं उस अपमान को। किस तरह वो दुल्हन के भाई बनकर उठ खड़े हुए थे दोनों, लगता था जैसे हमारा खून ही पी जाएंगे। हाँ, उस अपमान को न तो हम भूले हैं, न ही ठाकुर महेंद्र सिंह। अब देखना है उनके बाजुओं में कितना दम है। शुभ समाचार, शुभ समाचार। अरे क्या समाचार है? ठाकुर महेंद्र ने कहलवाया है कि वीर आल्हा आ चुके हैं।
अरे बनवारी, वो नहीं आया, उसकी मौत खींच लाई है उसे यहां। मगर ठाकुर, अगर उसने इसे उखाड़ दिया तो? अरे पागल हुआ है क्या तू? ये बबूल का पेड़ है, इसकी जड़ें जमीन में न जाने कहां तक फैली हुई हैं। इसे उखाड़ना आदमी के बस की बात नहीं। और वैसे भी बबूल के पेड़ के बारे में मिसाल कायम है कि पर्वत को उखाड़ा जा सकता है, मगर बबूल को नहीं। इसे उखाड़ने की कोशिश में उसके शरीर की सारी शक्ति हवा बन के उड़ जाएगी, हड्डियां टूट जाएंगी उसकी, मुंह से खून उगलेगा वो, मगर इसको हिला भी नहीं पाएगा। ठाकुर तेजा, मजा तो तब आएगा जब वो इसे साधारण सा लट समझकर हमारी मूर्खता पर हंसेगा। वो तो यही समझेगा कि गांव वालों ने उसकी शक्ति को इस तरह ललकारा है। वो बड़े गर्व के साथ इसे उखाड़ने की कोशिश करेगा, मगर वो इसे उखाड़ नहीं पाएगा, वो खुद उखड़ जाएगा। ठाकुर तेजा, हम आखिरी बार आला का स्वागत करते हैं। चंदेल कुलभूषण, हम आपका अपने गांव में स्वागत करते हैं। और ठाकुर महेंद्र सिंह, हम आपके आभारी हैं जो आपने वीर शिरोमणि को हमारे गांव में लाकर उनके दर्शन का अवसर दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो हमारी बहन का गांव है, यहाँ आकर तो हम धन्य हुए। सारा गांव उत्सुक है। वैसे तो आपकी वीरता जग जाहिर है। आप जब रणभूमि में उतरते हैं, अच्छे अच्छे सुरमाओं के पैर उखड़ जाते हैं। बनवारी, मतलब की बात करो। आप सब लोगों को तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं था कि वीर आला इस गांव में आएंगे। लो, वो आ गए। क्या चाहते हैं आप लोग? आइए शिरोमणि। गांव वालों ने ये लठ गाड़ दिया है। वैसे तो आपकी वीरता के बारे में सभी जानते हैं और ये उखाड़ना आपके बाएं हाथ का खेल है। फिर भी ये गांव वाले चाहते हैं कि आपकी परीक्षा इसी प्रकार ली जाए। ये लठ नहीं, बबूल का पेड़ है। भवानी माँ, ये कैसा इम्तिहान ले रही हो मेरा? कोई भूल हो गई है मुझसे? माँ, आज तेरी शक्ति को इस तरह चुनौती दी जा रही है कि मेरी बहन का सम्मान दांव पर लग गया है। वो तो यही समझ रही है कि गांव वालों ने एक लठ काट दिया है, मगर माँ, ये तो बबूल का पेड़ है जिसे उखाड़ना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं। माँ, ये रणभूमि है, अब मैं यहां से पीठ दिखाकर वापस भी नहीं जा सकता। अगर मैंने ये लठ नहीं उखाड़ा तो मेरी बहन का अपमान होगा, और यदि मेरी बहन को पता चलेगा ये लठ नहीं बबूल का पेड़ है, ये मेरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का षड्यंत्र है, तो मां, मेरी बहन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मां, मुझे शक्ति दो,
मुझे शक्ति दो भवानी माँ, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो भवानी माँ। जय भवानी माँ। भवानी माँ, आज सारे गांव के सामने मेरी बहन के सम्मान का प्रश्न है। यदि मैं हार गया तो ये मेरी बहन की हार होगी। फिर ये दुष्ट उसे चैन से जीने नहीं देंगे। मेरी मौत एक तमाशा बनकर रह जाएगी सबके सामने। एक बहन रोने के लायक नहीं रह जाएगी माँ। उसके रोने पर भी हंसेंगे ये सब लोग। मुझे इस लज्जा से बचाइए माँ, मुझे इस लज्जा से बचाइए। भले मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मगर ये लठ मेरे हाथों से खुलवा दीजिए। मुझे शक्ति दीजिए माँ, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए माँ। जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय। भैया भैया तुम ठीक तो हो ना भैया? मैं ठीक हूँ बहन, मैं ठीक हूँ। अरे ओ कायरो, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? लठ की जगह बबूल का पेड़ उखाड़ने को कहा मेरे भाई को। विश्वासघाती हो तुम लोग। और तुमने भी मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें पता था अच्छी तरह कि ये लठ नहीं बबूल का पेड़ है, फिर भी क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? बोलते क्यों नहीं? भैया
भैया भैया भैया, मेरा विश्वास करो भैया, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे पति ने गांव वालों के साथ मिलकर तुम्हें मारने का षड्यंत्र रचा है। भैया मुझे क्षमा कर दो। चाहे ये सब समझे कि तू मेरी मुंह बोली बहन है, लेकिन तू तो मेरी सगी बहन है, सगी बहन। ये सब मेरे सामने तेरा अपमान करना चाहते थे, लेकिन भवानी माँ ने हमारी लाज रख ली हमारी। जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। लटाए तो देखते क्या हो, परस पड़ो इस पर। आज इस गांव से जीवित नहीं जाना चाहिए। खबरदार, कोई भी आगे बढ़ा तो देखते क्या हो, इसको भी इसके भाई के साथ यहीं खत्म कर दो। रुक जाओ दादा, चिंता मत करना, मैं आ गया हूँ। उधर भैया। रुक जाओ। तुझे इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि तू मेरी बहन का सुहाग है, और तुझे मारकर
मैं अपनी बहन के सुहाग को उजाड़ नहीं सकता। तू अपने आप को मेरा सुहाग कहता है? मेरा पति कहता है। अरे पति तो औरत की जिंदगी का मालिक होता है, ईश्वर होता है, परमेश्वर होता है, उसके जीवन की रक्षा करता है। मगर तू कैसा पति है? आज तूने मुझे सारे गांव वालों के सामने इसलिए लाकर खड़ा किया था कि मेरे ही सामने मेरे भाइयों की हत्या करे। मगर भवानी माँ ने मेरी रक्षा कर ली, मेरी लाज बचा ली। देख, तूने मेरे भाइयों के प्राण लेने चाहे, मगर उन्होंने मेरा सुहाग समझकर तुझे छोड़ दिया। अगर ये समाज और इसकी परंपरा मुझे इस बात की अनुमति देती तो मैं अपने ही हाथों से तेरा सर काट देती। अब मैं तुझ जैसे कायर के साथ एक पल भी नहीं रह सकती और ना ही इस गांव में रह सकती हूँ। जो गांव मेरे भाइयों की हत्या करना चाहता हो और उनकी समाधि यही बनाने जा रहा था, मैं छोड़कर जा रही हूँ इस गांव को और तुझे भी। नहीं बहन, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो क्या कह रही है बहन? ये तो क्या कह रही है? नहीं हो सकता है। भैया, अब तुम बीच में नहीं बोलोगे। इसके मन में कपट है तुम्हारे लिए। अब इसके साथ जीवन बिताना सांप के बिल में रहने के समान है। ये मनुष्य नहीं, हत्यारा है, राक्षस है। मैं आज तक तुझे देवता मानकर तेरे नाम का सिंदूर लगाती रही, बिंदियां लगाती रही, मगर आज इस सिंदूर को पोंछती हूँ। नहीं फुलवा बहन, नहीं फुलवा बहन, ये गांव छोड़कर मत जाओ। हम सब गांव वालों को क्षमा कर दो। हम सब ठाकुर महेंद्र सिंह के बहकावे में आ गए थे और हमसे पाप हो गया। हमारे साथ साथ ठाकुर को भी क्षमा कर दो। ठाकुर को भी? कभी नहीं। मैं जब तक जिंदा रहूंगी इसे कभी क्षमा नहीं करूंगी। मेरे मन में इसके लिए घृणा कभी कम नहीं होगी, कभी नहीं। इसने एक आदमी की हत्या का षड्यंत्र ही नहीं किया था, बल्कि इसने भाई बहन के पवित्र रिश्ते की हत्या का षड्यंत्र किया था। और अगर मैं आलाउद्दौल की बहन हूं तो ये मेरी क्षमा के योग्य नहीं है। चलो भैया। पर बहन। नहीं भैया, नहीं। अब ये गांव तुम्हारी बहन का नहीं रहा। ये तो विश्वास और रिश्तों का शमशान बन चुका है, और शमशान में सिर्फ मुर्दे रहते हैं, सिर्फ मुर्दे। चलो उदल भैया। चलिए भैया।